Students, this is the chapter first of class 11, some basic concept of chemistry. ठीक है, तो मैं आज आपके साथ इस चैप्टर का मैटर टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटर की कि मैटर क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है. कोई भी ऐसा सबस्टांस जो मास, जिसका अपना मास हो और वो स्पेस को ऑक्युपाई करे, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. तो हम लोग मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, तो मैटर को हम लोग जो है अपनी सेंसेस से जो है वो फील कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की. तो मैटर को मैं दो तरीके से जो है वो क्लासीफाई कर सकता हूँ. एक उसका है फिजिकल क्लासिफिकेशन और उसका है दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन. तो मैं मैटर की जो फिजिकल क्लासिफिकेशन करता हूँ, ये मैं कैसे करता हूँ? मैं देखता हूँ कि मैटर जो है वो फिजिकल स्टेट कौन सी है. तो फिजिकल स्टेट को देखकर मैं उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन करता हूँ. और केमिकल क्लासिफिकेशन की जब मैं बात करूंगा तो केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे देखते हैं? कंपोजिशन के बेस के ऊपर हम लोग उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं. तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज. फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. Physical classification is carried out on the basis of physical state of matter and chemical classification is carried out on the basis of the composition of the matter. तो यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ. तो फिजिकल स्टेट को देखते हुए मैं आपके मैटर को तीन डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करता हूँ, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. इसकी दो फॉर्म्स और भी हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन. मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दीज आर द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं, जो मैं मैटर की कंपोजिशन को देख के कर रहा हूं, तो वो दो टाइप्स का होता है. एक आपका मिक्सचर है और एक आपका प्योर सबस्टेंस है. ठीक है, तो मैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ. तो आपको पता है सॉलिड ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं. ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वुड, टेबल, कॉपर रॉड, NaCl सॉल्ट. तो ये सारे क्या है? आपके सॉलिड्स हैं. ठीक है, तो सॉलिड क्या हो गया? ऐसे सबस्टेंसेस जिनका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, रिजिड होंगे और हार्ड होंगे. और अगर मैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बात करता हूं, तो सॉलिड्स में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न. ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न जो है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होता है. और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो गैप होता है ये बहुत कम होता है. तो आप बोल सकते हो स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वेरी लेस. ठीक है, दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे सॉलिड का, उनके बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन constituent particle is strong. ठीक है, तो जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, वो सिर्फ एक ही टाइप का मोशन शो करते हैं, वो है वाइब्रेटरी मोशन. मतलब अपनी मेन पोजीशन के ऊपर जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं. जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस लिया हुआ है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे. इनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होगा ये बिल्कुल कम होगा. सो दिस इज योर सॉलिड सब्सटेंस.
तो सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो आप बोल सकते हो कि सॉलिड्स में क्या होगा, पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो ये हो गया सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। सॉलिड में क्या बताया मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से आपके सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो सिर्फ एक ही टाइप का मोशन शो करते हैं, दैट इज योर वाइब्रेटरी मोशन। और तीसरी बात मैंने क्या बोली, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, और इसी की वजह से जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, हार्ड और रिजिड होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिक्विड की। तो अरेंजमेंट देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कैसा होगा। तो लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। वो इतने ज्यादा भी लूजली हेल्ड नहीं होते कि एक दूसरे को छोड़कर भागना शुरू कर देंगे, बट फिर भी सॉलिड के कंपैरिजन में जो पैकिंग होती है लिक्विड्स में वो लूज पैकिंग होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन इतना ज्यादा वीक नहीं होता है। तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है या कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में कम होगा, तो जो आपके लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इसी की वजह से आपका लिक्विड जो है फ्लो करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। और इसी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो आपका लिक्विड है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, आप उसको जिस कंटेनर में भी डालते हो वो उसी का शेप अटेन कर लेता है। और इसका जो है, लेकिन इसका जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो वो कंप्लीटली एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं। तो ये था लिक्विड, जैसे आपका वाटर है, आपका ऑयल है, लिक्विड है, तो ये आपका ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके लिक्विड्स हैं। अब उसके बाद हम लोग गैस की बात करेंगे। तो गैसेस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। इसीलिए जो स्पेस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही उनका डेफिनेट शेप होता है। आप उसको जिस कंटेनर में भी डालते हो वो उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हम गैस को कैसे डिफाइन करते हैं, constituent particles are very loosely held to each other. Empty space between them is very large. Intermolecular force of attraction very weak. Intermolecular force of attraction between constituent particles is very weak. So therefore the molecules of gas occupy whole of the container in which it is placed. The gaseous molecules have no definite shape, no definite volume. तो यही रीजन है
कि गैसियस मॉलिक्यूल का डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है। मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है, और उसी के कारण जिस कंटेनर में भी आप उसको डालो तो वो पूरे कंटेनर को जितना भी उसका वॉल्यूम होगा उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपके पास ऑक्सीजन गैस है, आपके पास CO2 गैस है, तो ये सारी गैसेज हैं, ठीक है। सो दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। अब मैं बात करूंगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। अब देखिए मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन है, तो मैंने आपको समझाया था हम लोग मैटर को केमिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं, मैटर की कंपोजिशन देखकर, ठीक है, कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन को देखकर मैं मैटर को केमिकली क्लासिफाई कर सकता हूँ। तो जब मैं केमिकल कंपोजिशन को देखूंगा तो आपका मैटर जो है ये दो टाइप्स का होगा, एक को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और एक को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। देखिए बेटा, मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर में जो आपके मैटर की प्योर फॉर्म होती है उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब एक से ज्यादा चीजों को मिला के जो चीज बनेगी उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। अगर आपने एक से ज्यादा टाइप का सब्सटेंस लिया है, उसको आपने मिक्स किया है, तो उसके बाद अगर आपको कोई चीज मिल रही है दैट इज द मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ दो चीजें आप लोग मिलाओगे तो आपको मिक्सचर मिलेगा, तो यहाँ पे कोई फिक्स रेशो नहीं है उन दो चीजों की कि एक इतना लेना है, इतना अमाउंट लेना है, तो दूसरे का इतना अमाउंट लेना है, उनका कोई फिक्स मास नहीं है, उनका फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट नहीं है, तो आप किसी भी रेशो में उन सब्सटेंसेस को ले सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, मिक्सचर कंटेन 2 or more substances in any ratio, मतलब जिन चीजों को मिक्स करके कंबाइन करके आप लोग मिक्सचर बना रहे हो उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि आपने इतना अमाउंट उसका लेना है, इतना अमाउंट दूसरे का लेना है तभी मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर में आप कितना भी अमाउंट जो है वो दो सब्सटेंसेस का ले सकते हो, ठीक है। जो सब्सटेंसेस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिन सब्सटेंसेस को जोड़ के हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड द मिक्सचर दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने दिया हुआ आपको एयर, तो आपको पता है एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, दैट इज द मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद आप शुगर सॉल्यूशन ले लो, शुगर इन वाटर, तो उसमें भी आपका दो चीजें आपने मिक्स की हुई हैं। अब देखो टी है, ब्रास है, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। तो ये था मिक्सचर। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। तो देखो मिक्सचर में मैंने बताया आपको कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो आपका प्योर सब्सटेंस है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का प्योर फॉर्म मैटर का प्रेजेंट होगा। तो क्या बोलता है ये, प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which are constituted by only one type of the particle। तो बेटा यहाँ पे पार्टिकल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, आपका आयन भी हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई आपने प्योर सब्सटेंस बनाया है तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल जो है होगा। अगर एटम होगा तो सिर्फ एटम होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो सिर्फ मॉलिक्यूल होगा, अगर उसमें कंपाउंड होगा तो सिर्फ कंपाउंड होगा। तो एक ही टाइप का पार्टिकल जब मिलके जो सब्सटेंस बनाएगा उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है, जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी सब्सटेंसेस से आप लोग प्योर सब्सटेंस को बना रहे हो, अगर आप उनका केमिकल बिहेवियर या केमिकल नेचर अगर आप स्टडी करोगे तो सबका सेम मिलेगा। तो क्या बोलता है ये, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर जितने भी सब्सटेंसेस आपके प्योर सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे सबका सेम होगा। Constituents of pure substances are always present in fixed ratio। देखो यहाँ पे मिक्सचर में मैंने क्या बोला था कि जिन दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके आप मिक्सचर बना रहे हो आप उनको किसी भी रेशो में ले सकते हो, लेकिन प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, आप उनको कंबाइन कर रहे हो प्योर सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उनकी जो रेशो होगी, उनका जो मास होगा, जो उनकी प्रोपोर्शन होगी बाय वेट, वो फिक्स रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ, तो आपको पता है वाटर को बनाने के लिए हम लोग किसको मिक्स करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो होगी वो फिक्स होगी। तो वाटर में हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है 1:8। तो अगर आपको वाटर बनाना होगा तो आपको इसी रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर आप ये रेशियो नहीं लोगे तो आपका वाटर नहीं बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि प्योर सब्सटेंसेस में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स होती है। अब आप प्योर सब्सटेंस को जो है फिजिकल मेथड से आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिजिकल मेथड कौन से हो गए, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, आपका फिल्ट्रेशन हो गया, आपका डिस्टिलेशन हो गया। तो ये सारे आपके क्या है बेटा, ये सारे आपके फिजिकल मेथड्स हैं। तो आप जो आपका जो प्योर सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स होंगे आप उनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको उनको सेपरेट करना है तो आपको केमिकल प्रोसीजर जो है वो वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था प्योर सब्सटेंस। अब मैं आगे मिक्सचर को क्लासिफाई करूंगा और प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करूंगा। तो जो मिक्सचर होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक को आप होमोजेनियस बोलते हो, एक को आप हेटेरोजेनियस बोलते हो। और सिमिलरली जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक को आप लोग क्या बोलते हो, एलिमेंट बोलते हो, और एक को आप लोग क्या बोलते हो, कंपाउंड बोलते हो। तो अब देखो, अब देखिए हम लोग मिक्सचर को क्लासिफाई करेंगे। तो मिक्सचर जो है ये भी दो टाइप्स का होता है, एक को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं और एक को हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। देखिए मैंने जब आपको केमिकल क्लासिफिकेशन की बात बताई थी तो मैंने क्या कहा था, हम लोग कंपोजिशन को देख के उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मिक्सचर इज आल्सो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ योर मैटर। तो हियर वी कैन आल्सो कंसीडर द कंपोजिशन ऑफ द मैटर। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो है ये एक ऐसा मिक्सचर है जो क्या होगा, जिसमें क्या होगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे कंप्लीटली मिक्स होंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो शुगर कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स होते हैं और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब सारे कंपोनेंट्स जो है वो आपको एक ही फेस में मिलेंगे। अगर आपका लिक्विड है, सोल्यूशन अगर लिक्विड है तो उसमें सारे कंपोनेंट्स जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स सिंगल फेस में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर लिक्विड फेस होगा तो सारे लिक्विड में प्रेजेंट होंगे, अगर गैसियस फेस होगा तो सारे गैसेस में प्रेजेंट होंगे। जैसे एयर है तो एयर में जितने भी गैसेस होती हैं सारी क्या होती है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सारी गैसेस जो होती है गैसियस फॉर्म में होती हैं, तो वो भी क्या है आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है वो कंप्लीटली मिक्स है, सारे कंपोनेंट्स सिंगल फेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके मिक्सचर बना रहे हो, लेकिन उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में कोई आपको विजिबल सेपरेशन बाउंड्री नहीं मिलेगी। मतलब आप उसको ये नहीं देख सकते कि आपने इसमें दो सब्सटेंस मिक्स किए हैं, तो जो विजिबल सेपरेशन बाउंड्री होगी वो उनमें प्रेजेंट नहीं होगी। तो नो विजिबल सेपरेशन बाउंड्री बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे और जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके होमोजेनियस मिक्सचर को आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिजिकल मेथड्स मैंने बताया, हैंड पिकिंग हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, तो ये सारे आपके फिजिकल मेथड्स हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। तो देखिए हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपने लिए हैं वो सारे कंप्लीटली मिक्स नहीं है। अगर वो कंप्लीटली मिक्स नहीं है तो उसकी जो कंपोजिशन होगी वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज सच टाइप ऑफ द मिक्सचर इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। और दूसरी बात अगर मैं आपको बोलूं तो विजिबल सेपरेशन बाउंड्री जो होगी वो आपको कंपोनेंट्स के बीच में दिखेगी। मतलब अगर आपने दो कंपोनेंट्स लिए हैं तो उनके बीच में जो सेपरेशन बाउंड्री है वो आपको सामने विजिबल होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर के आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। मतलब हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हो, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सैंड इन वाटर। अगर आप लोग रेत लेते हो उसको पानी में डालते हो तो रेत नीचे जाके बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, तो सेपरेशन बाउंड्री सामने दिखती है। तो ये क्या हो गया, आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। अगर आप लोग साल्ट और शुगर को मिक्स करते हो तो शुगर के कंपोनेंट्स आपको सामने दिखते हैं और साल्ट के भी आपको सामने दिखते हैं, तो उनके बीच में भी सेपरेशन बाउंड्री आपको सामने दिखती है। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें सेपरेशन बाउंड्री जो है आपके कंपोनेंट्स के बीच में आपको सामने दिखती है और आप उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हो। और जो आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनमें जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे डिफरेंट फेस में प्रेजेंट हैं, मतलब सारे एक फेस में प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस की।
अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, तो ये भी केमिकल क्लासिफिकेशन है आपके मैटर की। तो यहाँ पर भी मैं किसको फोकस करूँगा, कंपोजिशन को फोकस करूँगा, ठीक है। तो मैं प्योर सब्सटेंसेस को दो टाइप्स में क्लासीफाई करता हूँ, एक को मैं बोलता हूँ एलिमेंट और एक को मैं बोलता हूँ कंपाउंड्स। तो देखिए एलिमेंट क्या है, ये प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो एलिमेंट है ये प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इट इज कंसीडर्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो मैं अगर एलिमेंट को डिफाइन करूं तो मैं क्या कैसे डिफाइन करूंगा इसको, कि एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस। जो एलिमेंट है वो एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको ना तो मैं तोड़ सकता हूं और ना मैं किसी को जोड़ के इसको बना सकता हूं। मतलब ये हुआ कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू और बिल्ट फ्रॉम सिंपलेस्ट सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। मतलब एलिमेंट जो है ये ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको ना तो डिकम्पोज किया जा सकता है और ना किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस को जोड़ के बनाया जा सकता है। चाहे आप फिजिकल मेथड से उसको जोड़ना चाहो, तोड़ना चाहो, या आप केमिकल मेथड से उसको जोड़ना चाहो या तोड़ना चाहो। तो ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से जोड़ के तोड़ के आप लोग जिस प्योर सब्सटेंस को नहीं बना सकते हो उसको मैं एलिमेंट बोलता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आपका कॉपर है, ठीक है, आपका आयरन है, आपका गोल्ड है, मरकरी है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इनको ना आप डिकम्पोज कर सकते हो ना किसी दूसरे एलिमेंट्स को कंबाइन करके आप इनको बना सकते हो किसी भी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड के थ्रू। सो दिस इज द एलिमेंट, ठीक है। अब कंपाउंड की बात करता हूं मैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, विच कैन नाइदर बी बिल्ट नॉर बी डिकम्पोज्ड फ्रॉम एनी सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी या केमिकल मेथड। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जो कंपाउंड्स हैं ये ऐसे प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द यूनियन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये हुआ कि आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे, उनको एक फिक्स रेशियो आप उनके मास का लोगे तो आपको जो है वो कंपाउंड मिल जाएगा। तो कंपाउंड को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं सूटेबल केमिकल मेथड से, एलिमेंट को नहीं कर सकते। कंपाउंड को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं सूटेबल केमिकल मेथड से। और जो कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स को आप लोग कंबाइन कर रहे हो, आपने अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट का अमाउंट अपनी मर्जी से नहीं लेना है, उसका अमाउंट जो है वो फिक्स होगा, मतलब उसका मास जो है वो फिक्स होगा। तो जो कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की है वो क्या है, कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी और जिन एलिमेंट को कंबाइन करके आप कंपाउंड बना रहे हो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज कंपोज्ड। जिन एलिमेंट्स को कंबाइन करके आप लोग कंपाउंड बना रहे हो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं वाटर की। तो वाटर में हम लोग कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, और उसके बाद हमको वाटर मिलता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो वाटर है वो लिक्विड है। तो क्या हुआ कि जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी और वो एलिमेंट्स जिनको जोड़ के हम लोग उस कंपाउंड को बना रहे हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। अब देखिए अगर आपको वाटर बनाना है तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो आपको लेनी पड़ेगी बाय वेट, वो कितनी लेनी पड़ेगी, 1:8। और ऐसे ही आप CO2 को बनाओगे कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करके तो आपको कितनी रेशो लेनी पड़ेगी कार्बन और ऑक्सीजन की, 3:8। अगर आपने इस रेशो के अलावा कोई दूसरी रेशो आपने एलिमेंट्स की ले ली तो आपको ये कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो दिस इज द कंपाउंड। अब मैं आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूंगा। अब देखिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं, ये भी केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो कंपोजिशन की बात करेंगे तो एलिमेंट्स जो है ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपका मेटल है, एक आपका नॉन मेटल है और फिर आपका मेटलॉइड है, ठीक है। तो देखिए मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मेटल्स जो होते हैं ये जनरली सॉलिड होते हैं, जनरली वर्ड का यूज कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड ही होंगे, ठीक है, लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये सॉलिड्स होते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो आपके मेटल्स होंगे ब्राइट लस्टर शो करते हैं, हार्डनेस हार्ड होते हैं,
और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने की। उसके बाद ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल मतलब हो गया आप इसको मेल्ट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, आप जितनी पतली वायर बनाना चाहते हो आप उससे बना सकते हो। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मेटल। तो मेटल क्या है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कैसा होगा, लस्टर शो करेगा, हार्ड होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, मैलिएबल होगा और डक्टाइल होगा, तो उसको हम लोग मेटल बोलेंगे। और नॉन मेटल कैसा होगा, जो नॉन लस्टर होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो ब्रिटल होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो एलिमेंट शो करते हैं उनको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। और बेटा अगर मैं नॉन मेटल्स की एग्जांपल दूं, आपका क्लोरीन है, आपका कार्बन है, आपका ब्रोमीन है, ठीक है, आपका नाइट्रोजन है, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। और मेटल्स की बात करें, आयरन, कॉपर, मर्करी, गोल्ड, ये सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। और अब तीसरा आता है मेटलॉइड। तो बेटा देखो मेटलॉइड जो है ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच करती हैं और नॉन मेटल से भी मैच करती हैं। तो आप कैसे डिफाइन करते हो मेटलॉइड्स को, those element whose properties common to both metal and non metals। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, दोनों की किसी प्रॉपर्टीज को जो एलिमेंट शो करते हैं उनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं मेटलॉइड्स, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी, ये सारे आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। अब उसके बाद हम लोग कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कंपाउंड जो है ये दो टाइप्स का होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड को हम लोग कहां से जनरेट कर रहे हैं, सोर्स क्या है, कहां से हमको कंपाउंड मिल रहा है। तो अगर जो कंपाउंड आपको नॉन लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं, जैसे रॉक्स है, मिनरल्स है, तो आप उनको क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलोगे। जैसे आपका NaCl है, आपका सोडा है, मार्बल है, तो ये सारे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक है। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग सोर्सेज से हमको मिल रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं दैट इज योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमको लिविंग बीइंग से मिलते हैं, मतलब लिविंग सोर्सेज से जो हमको मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग सोर्सेज क्या होंगे हमारे पास, प्लांट्स और एनिमल्स। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, ऑयल, फैट एंड प्रोटीन। तो ये सारे कंपाउंड्स हमको लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, दैट इज प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं इनको हम, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये फर्स्ट टॉपिक था मैटर का और उसकी क्लासिफिकेशन का। अगला टॉपिक जो है मैं क्या करूंगा, मैटर की मेजरमेंट और उनके यूनिट्स के ऊपर मेरा टॉपिक बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मेजरमेंट ऑफ द मैटर। ठीक है, तो मैटर को मेजर कैसे करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा।